जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिमन्यु पे। दोस्तों आज हम जानेंगे अपने दोस्त रूस के फैसले के खिलाफ खड़ा हो गया है भारत। तो आपके मन में सवाल आएगा, आखिर वह कौन सा फैसला है जो रूस के द्वारा लिया गया और उसके इस फैसले के खिलाफ भारत भी खड़ा हो गया। क्योंकि हम सभी को पता है कि हमारा सदाबहार मित्र, प्रिय मित्र अगर वो कोई है तो वो हमारा जो विश्वासी मित्र है वो रसिया है। रसिया के किसी भी फैसले के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत खड़ा नहीं होता था, लेकिन आखिर वह कौन सा फैसला है जिसके खिलाफ भारत भी खड़ा हो गया है। तो दोस्तों इसका उत्तर है, रसिया इन दिनों काला सागर एग्रीमेंट से बाहर हो गया है। तब आपके मन में सवाल आएगा कि इस काला सागर एग्रीमेंट में ऐसा क्या प्रावधान था जो रसिया के बाहर होने से भारत जो है उसके इस फैसले के खिलाफ भी हो गया है। अगर इसे हम लोग विस्तार से समझे तो इस काला सागर एग्रीमेंट को ब्लैक सी ग्रेन डील के नाम से जानते हैं। इसका संबंध आप देखोगे तो इसका संबंध जो है रसिया यूक्रेन युद्ध से था। रसिया यूक्रेन युद्ध का आप सभी को पता है पिछले 1.5 साल से ऊपर हो गए हैं, अभी तक इसका निष्कर्ष नहीं पहुंचा। लेकिन जिस समय युद्ध हो रहा था उस समय ये एग्रीमेंट किया गया था रसिया तथा यूक्रेन के बीच। और किसके सहयोग से? तो यूनाइटेड नेशन के सहयोग से। दरअसल क्या था कि युद्ध की स्थिति में, पहले आप मैप देखने का प्रयास करोगे, यूरोप का मैप है, रसिया और यूक्रेन का आप देखोगे तो दोनों देश का जो सीमा है वो काला सागर से लगती है। काला सागर से लगती है और युद्ध, और उस समय जब युद्ध का शुरुआत हुआ था तो लगातार जो है यूक्रेन के ऊपर अटैकिंग मोड में कौन था? रसिया। हर चारों तरफ से आक्रमण कर रहा था। चाहे ये हम थल की बात करेंगे, जल की बात करें, चाहे हम आकाश की बात करेंगे, हर तरफ से उसके तरफ से क्या हो रहा था? लगातार गोला दागे जा रहे थे। इन स्थितियों में यूक्रेन से क्या है, क्योंकि देखो यूक्रेन में क्या होता है, यूक्रेन में गेहूं का उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ज्यादा होता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इतना ज्यादा वहां उत्पादन होता है कि अन्य देशों को यूक्रेन क्या करता था? गेहूं का निर्यात करता था। यही कारण है कि यूक्रेन को ब्रेड बास्केट के भी नाम से जानते हैं। तब क्या हुआ, जब युद्ध की स्थिति थी तो उस समय रसिया हर तरफ से आक्रमण कर रहा था। तो आक्रमण कर रहा था तो डर था कि जो यूक्रेन से जो गेहूं का निर्यात जो जरूरतमंद देशों में किया जा रहा था, तो जरूरतमंद देशों में करने के कारण अगर रसिया उसके किसी भी जहाज पे आक्रमण कर देता तो क्या प्रॉब्लम था कि अन्य देशों को गेहूं नहीं पहुंचता। तो यही डर से उस समय गेहूं का निर्यात इस काला सागर से होके अन्य देशों में नहीं हो रहा था, जिसके कारण समस्या ये हो गया कि गेहूं का निर्यात जिन देशों में, माने दूसरा जो देश, जो छोटे छोटे देश जहां गेहूं की कमी थी वो तो आश्रित था, उधर से गेहूं आएगा तो उसके लिए भोजन की पूर्ति होगी, लेकिन गेहूं की पूर्ति नहीं होने के कारण सभी देशों में खाद्य संकट की स्थिति, भूखमरी की स्थिति आ गई। तब इसके कारण जो है यूनाइटेड नेशन को मध्यस्थता करना पड़ा तुर्की के सहयोग से। तुर्की के मध्यस्थता में यूनाइटेड नेशन के साथ, रसिया के साथ एक समझौता किया गया। इस एग्रीमेंट का नाम दिया गया था काला सागर एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट की क्या प्रावधान थी? तो इस एग्रीमेंट का प्रावधान थी कि रसिया वो किसी भी जहाज पे अटैक नहीं करेगा, आक्रमण नहीं करेगा जो इस रास्ते से, ब्लैक सी से होकर अन्य देशों में जा रहा था। तो अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, रसिया इस फैसले को मान लेता है और रसिया किसी भी जहाज पे जिस पे गेहूं लदा हो और दूसरे देश में जिसका निर्यात हो रहा था उस पे आक्रमण नहीं करता था। लेकिन हाल ही के दिनों में रसिया अब कहता है कि हम इस फैसले को नहीं मानते हैं, इस समझौते को नहीं मानते हैं, और इस समझौते से वो क्या हो गया? बाहर हो गया। अब इस समझौते से बाहर हो गया तो अब भारत को क्या नुकसान है? दोस्तों ये आप देखोगे, जो रसिया यूक्रेन है, यूक्रेन में ये उत्पादन दिखाता है कि गेहूं कितना मात्रा में उत्पादन हो रहा था। वर्ल्ड लेवल पर देखोगे तो यूक्रेन का भी आप देख सकते हो कितना मात्रा में वो उत्पादन करता है। लेकिन अब भारत जो है इसके फैसले के, रूस के फैसले के खिलाफ होता है। कारण क्या है? इससे भारत को क्या समस्या है? तो देखो दोस्तों, भारत को समस्या ये है कि अब उधर से गेहूं तो नहीं आएगा, जो यूक्रेन के रास्ते से जो गेहूं आता था उधर से गेहूं नहीं आता था, तो गेहूं नहीं आएगा तो अब भारत की यह नैतिक जिम्मेवारी बन जाएगी कि अब जरूरतमंद देशों को अब गेहूं का निर्यात भारत से करना पड़ेगा। तो भारत की यह जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। तो यह समस्या किसको है? भारत को। दूसरा भारत को समस्या है कि भारत को ग्लोबल साउथ के लीडर, नेता के रूप में जाना जाता है, और ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में भारत को जाना जाता है। तो इस हिसाब से
भारत की अब जिम्मेदारी बन जाएगी, जिम्मेदारी बढ़ जाएगी कि जो जिस चीज की कमी छोटे छोटे देश में है, जहां जरूरत है, खाद्य संकट है, वहां भारत को इस चीज की पूर्ति के लिए जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। तो एक टर्म आता है दोस्तों कि ये ग्लोबल साउथ क्या है। तो ग्लोबल साउथ के बारे में 1 मिनट हम लोग देख लेते हैं। अगर हम ग्लोबल साउथ की बात करें दोस्तों, तो देखो ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ को कतई आप लोग दिशा के द्वारा निर्धारण नहीं करेंगे। इसे आप लोग कभी ये नहीं कहेंगे कि ये साउथ है तो सभी साउथ वाले देश होंगे, नॉर्थ है तो नॉर्थ वाले देश होंगे। दरअसल ग्लोबल साउथ जो टर्म है, इसका अर्थ होता है कि आर्थिक रूप से जो देश अभी विकसित नहीं हुआ है, विकासशील है, विकसित करने की ओर है, अभी जो विकासशील है, तो उस देश को सामूहिक रूप से ग्लोबल साउथ के अंतर्गत रखा जाता है। इसका भौगोलिक कोई सीमा नहीं है, आप लोग इसे भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत इसे डाल के नहीं देखोगे। अगर हम ये जो मैप आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये ग्लोबल साउथ का है। रेड वाला जो है ये ग्लोबल नॉर्थ है, यानी ऑलरेडी ये विकसित के अंतर्गत आते हैं। और वही जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है ये ग्लोबल साउथ। अगर आप दिशा के आधार पे देखोगे तो साउथ में यहाँ एक ऑस्ट्रेलिया दिख रहा होगा। ये ऑस्ट्रेलिया देखो रेड कलर का है, यानी अगर हम दिशा पे अगर इसका निर्धारण करते तो रसिया को कहते कि ग्लोबल साउथ है, नहीं, ग्लोबल साउथ नहीं, ये ग्लोबल नॉर्थ है। वही हिसाब से आप जापान को भी देखोगे तो वो भी ऑलरेडी विकसित है। लेकिन इसमें आ कौन जाएगा, तो ध्यान से देखोगे तो आपको एक मध्य अमेरिका हो गया, उसके बाद साउथ अमेरिका हो गया, उसके बाद अफ्रीका महादेश हो गया, उसके बाद आप देख लोगे मध्य एशिया हो गया, भारत हो गया, चाइना हो गया, कुछ आसियान वाले कंट्री आ जाते हैं सब। ये सब ग्लोबल साउथ, यानी इसको सामूहिक रूप से उस देश को ग्लोबल साउथ कहा जाता है कि जहां अभी निर्धनता बरकरार है, बेरोजगारी है, अभी कम विकसित है, यानी विकासशील है, विकसित करने की ओर अग्रसर है, उस देश को कहते हैं ग्लोबल साउथ। और इस ग्लोबल साउथ में जो है सभी देश एक दूसरे से एग्रीमेंट करते हैं कि एक दूसरे का मदद करके सामूहिक साझेदारी यानी साझा विकास यानी मिलके विकास करेंगे। इस स्थिति में आप सभी को पता है कि भारत को ग्लोबल लीडर यानी साउथ ग्लोबल लीडर के रूप में देखा जाता है। इसका उदाहरण आप लोग कोरोना महामारी के समय देखे होंगे। जिस तरह पूरा देश जो ग्लोबल साउथ में थे, जहां टीका लगाने का पैसा नहीं था, उन समय में 250 मिलियन टीके का अकेला निर्यात कौन किया था? भारत। वो किसका उदाहरण था? ग्लोबल साउथ का लीडर। यानी अपने आप को, भारत को ग्लोबल साउथ के, यानी कहने का अर्थ है कि जो देश अभी विकसित है, विकासशील है, उसका मदद करना हर परिस्थिति में ताकि उसका डेवलपमेंट हो सके। तो इसके लिए किसे जिम्मेदारी दिया गया है, किसे देखा जा रहा है जिम्मेदारी के तौर पे? तो भारत को देखा जा रहा है। अगर ऐसा हो जाता है, अब रसिया जो है इस फैसले के खिलाफ हो जाता है, तो भारत को क्या समस्या हो जाएगा? तो भारत को जो ग्लोबल साउथ का जो लीडर के रूप में देखा जा रहा है, उस हैसियत से भारत की नैतिक जिम्मेदारी बढ़ जाएगी कि अब वो गेहूं का निर्यात जरूरतमंद देशों को करे। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, तो लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।